हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपना क्या है, चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है, ठीक है जी। और ये शायद थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि जी WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ठीक है। सिर्फ फिजिकली फिट होना वो नहीं होता। अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोलता है कि भाई जो फिजिकल भी फिट हो, जिसका जो बिहेवियर से भी बढ़िया हो, इमोशनल भी हो और थोड़ा सोशल भी हो, ठीक है। सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, थोड़ा वैसे सोशल हो, ठीक है, समाज के अंदर उठे बैठे, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? रिप्रोडक्टिवली हेल्थी बोल सकते हैं। ये किसने बात कही? WHO ने। उसके बाद में RCH प्रोग्राम की बात करी अपन ने, डिटेल में बात करी थी उसकी। फिर लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पॉपुलेशन की बात करी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करी, सेंसस की बात करी, जनगणना की बात करी, अलग अलग बातें करी, सारी डिटेल में मैंने आपको बताई। 2001 के अंदर सेंसस हुई, उसकी बात करी अपन ने। 2011 के अंदर 2011 की सेंसस की बात करी। ये बातें अपन डिटेल में कर चुके हैं। इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है तो उससे बता दूं। ये भाई इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है, पहले ही बता दूं। हिंदी मीडियम का ऑलरेडी हो चुका है, ये इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है। और जिनको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता उनके लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर आप लिंक पर क्लिक करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो भाई जो यूट्यूब वीडियो चल रही है, इसी के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और उसके अंदर आपको चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक बात है। अगर आपको ये भी नहीं है पता है भाई, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर सर्च करो RNM अकेडमी, आ जाएगा चैनल, वहां पर ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये नोट्स DPP मिल जाएगी, आज इस चैप्टर की DPP मिल जाएगी, केमिस्ट्री की DPP मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती जाएंगी आपको। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वहीं आपको मिल जाएगी, टेस्ट वगैरह का इन्फॉर्मेशन जो भी है वही मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई। मेरा नाम, जो नाम नहीं जानते उनको बता दो, मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कर लें इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। इस चीज़ को कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ना करके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कर लें। हाँ अब ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं क्या है भाई? क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? क्या काम है इनका? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को रोकना, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सीधा सा काम क्या है? किस काम के लिए यूज करते हैं अपन? क्यों काम में लेते हैं? जरूरत क्या है इनकी? भाई फर्टिलाइजेशन को रोकना है हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो क्या है, क्या करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है। कि भाई ऐसा हो जाए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता रहे, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो भी होता रहे, और प्रेगनेंसी ना हो, और प्रेगनेंसी ना हो, हमें ये चाहिए। तो प्रेगनेंसी ना हो तो इसी के लिए अपन क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करेंगे। अलग अलग मेथड है, ठीक है, उनको यूज करेंगे। तो इसका पहला काम क्या है भाई? सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन का काम, ठीक है। क्या है? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को रोकना इसका काम है। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड है, लेकिन उनमें से आइडियल मेथड किसको मानेंगे अपन? मेथड बहुत सारे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से आइडियल कौन सा है, ठीक है। तो आइडियल का कैसे पता लगेगा? तो आइडियल, किसी इंसान को आइडियल कब बोल सकते हैं? जब उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हो, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हो, ठीक है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसको बोलेंगे अपन? जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी जो दिखाएगा, जो ये सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा ना, ये जो नीचे लिखी हुई है ये सारी क्वालिटीज, ये सारी प्रॉपर्टी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिखाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलेंगे। तो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उनकी बात करेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब जो यूजर है उसको यूज करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो यूजर है उसको उस प्रोडक्ट को यूज करने में आसानी हो, उस मेथड को यूज करने में आसानी हो। पहला ही बात होगी यूजर फ्रेंडली। पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए उस मेथड के अंदर कि भाई वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा क्या है? इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वो क्या है? इजीली हर जगह पर वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही एक फिक्स जगह पर मिलेगा, दिल्ली में ही मिलेगा, ठीक है। अब राजस्थान के आदमी को वही वो मेथड यूज करना है कॉन्ट्रासेप्टिव का, ठीक है, लेकिन मेथड तो मिलेगा जी दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली जाएगा क्या वो उस मेथड को लाने के लिए? तो वो क्या आइडियल नहीं है। फिर वो अगर ऐसा है तो वो आइडियल नहीं है। इजीली अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आइडियल बोलेंगे। ये भी है कि क्वालिटी होनी चाहिए।
तीसरी क्या है भाई, इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल विद नो और लिस्ट साइड इफेक्ट। मतलब जिस काम के लिए वो बना है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिस काम के लिए वो बना है, काम क्या है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को रोकना उसका काम है। तो जिस काम के लिए वो बना है उस काम में वो इफेक्टिव होना चाहिए, उस काम में वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उस काम में क्या इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या है, रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब जब चाहे, जो इंसान जब चाहे कि भाई अब मेरे को प्रेगनेंसी करनी है, ठीक है, प्रेगनेंसी रोकने के लिए, तो ये यूज कर रहा है वो। लेकिन जब उसको फिर मैंने हो गया उसका कि भाई अब अपन को बच्चा चाहिए, हमें तो बच्चा चाहिए, अब हमें प्रेगनेंसी करनी है, तो अब मेथड अपन यूज नहीं करेंगे, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर लिया तो फिर कभी बच्चा ही नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका क्या है, साइड इफेक्ट भी नहीं होनी चाहिए। उस जो मेथड वो यूज कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट या तो ना हो या फिर कम से कम साइड इफेक्ट हो। ठीक है, या तो उस मेथड की साइड इफेक्ट हो ही ना, या अगर है तो कम से कम साइड इफेक्ट हो। ठीक है, चौथी क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके अंदर, नो वे टू इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव। जो सेक्सुअल ड्राइव है, ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव के अंदर या फिर जो सेक्सुअल डिजायर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेथड यूज कर रहे हैं और उसकी जो यूज कर रहा है उसकी सेक्सुअल डिजायर ही खत्म हो गई उस मेथड को यूज करने में से। फिर मतलब क्या हुआ, फिर मतलब क्या हुआ, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, अगर मेथड यूज करने में से, तो क्या है, फिर मतलब क्या हुआ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है वो मेथड यूज करने का। तो सेक्सुअल ड्राइव के अंदर भी इंटरफेयर, सेक्सुअल ड्राइव जो है वो उनकी जैसी है पहले जैसे है, अगर मेथड को यूज ना करें तब जैसी वैसे ही यूज करने के बाद में रहे, तब क्या है उसको क्या बोल सकते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही बोल सकते हैं। तो 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, ये 4 प्रॉपर्टी जिस भी मेथड के अंदर होंगी उसको अपन क्या बोल सकते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोल सकते हैं। कौन कौन सी, पहली यूजर फ्रेंडली, दूसरी इजिली अवेलेबल होना चाहिए, तीसरा इफेक्टिव होना चाहिए, वो अपने काम में इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको यूज कर रहे हैं, मेथड को यूज कर रहे हैं और प्रेगनेंसी हो जा रही है, फिर काहे का वो मेथड है, ठीक है, फिर क्यों यूज कर रहे हैं उस मेथड को, ठीक है। तो इफेक्टिव होना चाहिए वो, और साइड इफेक्ट या तो ना हो उसके, या अगर है तो कम से कम होने चाहिए। चौथी चीज मैंने आपको बताई कि सेक्सुअल ड्राइव में सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल ड्राइव जो है उसके अंदर वो कोई इंटरफेयर ना करे। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो दिखाएगा उसको अपन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोल देंगे। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, तो इनको अपन ने डिवाइड किया टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड कौन से हैं, वो मेथड भाई कि जिनको कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी रोकनी है, मान लो कि 2-3 साल को जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो भाई वो क्या यूज करेंगे, टेम्पररी मेथड यूज कर लेंगे। अब एक ऐसे कपल है जो जिनकी भाई एक एज हो गई, मान लो 40 साल एज हो गई, अब उनको बच्चे, उनके 2 बच्चे हैं, अब उनको और बच्चा नहीं चाहिए, अब उनको और बच्चा नहीं चाहिए, अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहिए उनको बच्चा, तो वो क्या परमानेंट मेथड जो है वो यूज कर लेंगे। तो 2 टाइप की मेथड है। टेम्पररी मेथड किनके लिए है, जिनको भाई 2-3 साल का गैप चाहिए बच्चों के अंदर, या फिर 2-3 साल बच्चे नहीं चाहिए, तो प्रेगनेंसी रोकनी है उनको 2-3 साल, तो वो टेम्पररी मेथड यूज कर लेंगे। और जिनको 2 बच्चे हो गए, अब उनको और बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, कभी नहीं चाहिए उनको बच्चा, तो वो परमानेंट मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। अपन पढ़ेंगे पहले टेम्पररी मेथड, ठीक है। टेम्पररी मेथड के अंदर भी अलग अलग टाइप के मेथड है, उनको देखते हैं। चलो आ जाओ। टेम्पररी मेथड के अंदर पहला है नेचुरल मेथड। कौन सा मेथड है, नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड के अंदर कौन से तरीके हैं वो देख लेंगे। भाई नेचुरल मेथड जो तरीके हैं ये सबसे खराब तरीके हैं, बता दूं मैं आपको, ठीक है। नेचुरल मेथड है, ठीक है, इनके अंदर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना, आपको कोई भी केमिकल यूज नहीं करना, कुछ यूज नहीं करना, ठीक है। सारे बिल्कुल नेचुरली आप खुद कर सकते हो, लेकिन बहुत ही खराब तरीके हैं। इनके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। इनका यूज करने के बाद में इंसान जो है वो चैन से नहीं बैठ सकता। ठीक, सीधी सी बात ये है कि इंसान अगर नेचुरल मेथड यूज करेगा तो वो इंसान चैन से नहीं बैठ सकता कि भाई प्रेगनेंसी नहीं होगी, वो एकदम शांति नहीं रहेगी, उसको टेंशन रहेगी कि भाई प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि ये इनकी फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलो, तो पहला कौन सा भाई नेचुरल मेथड के अंदर सबसे पहला कौन सा है, रिदम मेथड, या फिर इसको बोल देंगे पीरियोडिक एब्सटिनेंस। क्या है, रिदम मेथड या फिर पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे से लेकर 17th डे के बीच में, 10th डे से लेकर 17th डे के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो नहीं करना है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। 10th डे से लेकर 17th डे, ठीक है। मान लो 29 दिन की साइकिल चल रही है, 28 to 29 डेज की साइकिल चल रही है, ठीक है। अब इसका जो 10th डे है, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, तो क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि आप सबको पता है कि जो ओव्यूलेशन है वो कब होगा, 14th डे पर होगा। कब होगा, 14th डे पर, 14th डे पर होगा, ठीक है जी, ओव्यूलेशन होगा। ठीक बात है।
अब क्या है, 2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये 14th डे तो आइडियल है, 14th डे तो क्या है, आइडियल है। 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मैं 2 दिन इधर बढ़ा लूं, ठीक है, 2 दिन इधर, 15वें दिन भी हो सकता है भाई, और 16वें दिन भी हो सकता है, 16th डे पर भी हो सकता है। इधर मैं कर लूं 13th डे पर भी हो सकता है, और 12th डे पर भी हो सकता है, ठीक बात है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, स्पर्म जो है, ठीक है, वो कितने दिन तक जीवित रह सकता है? स्पर्म जो है वो 3 दिन तक भाई जीवित रह सकता है, 3 डेज। और ओवम 1 डे, ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्या बात आ रही होगी कि भाई अगर अपन 10वें दिन से, ठीक है, यहां तक तो अपन ने किया, 2 दिन ऊपर नीचे कर लिया, फिर भी अपन तो 10th डे से ले रहे हैं ना, ठीक है। दिक्कत तो यह है कि 12, 13, 14, 15, 16 इन दिन में दिक्कत है। अपन तो 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक छोड़ रहे हैं ना सेक्सुअल इंटरकोर्स, एब्सेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है ये, मैं कह रहा हूं बहुत ही खराब तरीका है ये। क्या है? बहुत ही खराब तरीका। कैसे खराब तरीका है कि भाई आपने 10वें दिन से लेकर 17th डे तक क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो इंटरप्ट किया, ठीक है, वो आपने नहीं किया, ठीक है, नहीं किया आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो नहीं किया, ठीक बात है। आपने 9th डे पर किया, आपने गिन रखे हैं अपने दिन, गिन रखे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और आपने 9th डे पर क्या है, 9th डे पर क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है। स्पर्म अंदर चला गया जी, स्पर्म अंदर चला गया। अब स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? 3 दिन तक, ठीक है। 9, 10, 11, ठीक है, और 12वें दिन अगर क्या आ गए, ठीक है, 12वें दिन के अगर क्या है, ओव्यूलेशन हो गया, अगर 12वें दिन ओव्यूलेशन हो गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी दोस्त, ठीक है। तो आप तो सोच के बैठे कि 9वें दिन हमने कर लिया भाई, ठीक है, अब तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, हमने तो दिन गिन रखे हैं, अब प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी हो गई जी, ठीक है, सारा सत्यानाश हो गया, ठीक है, अब प्रेगनेंसी हो गई। आपको तो प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं थी, ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं, आ जाओ जी। अगर 16वें दिन, ठीक है, अगर 16वें दिन मान लो क्या है, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, तो ओवम क्या है, 1 दिन तक जिंदा है भाई, ठीक है। और आपने 17वें दिन क्या कर लिया, 17th डे पर क्या कर लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो क्या है, स्पर्म जाकर ओवम से मिल जाएगा। आपने तो दिन गिन रखे थे, लेकिन स्पर्म जाकर ओवम से मिल गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई जी, ठीक है। आपकी सारी गणित जो है वो बिगड़ गई, आपकी सारी गणित क्या है, बिगड़ गई, सारी मैथमेटिक्स फेल हो गई आपकी। इसलिए ये क्या है, बहुत ही रद्दी मेथड है, बहुत ही खराब मेथड है ये, बहुत ही खराब मेथड है। और बताऊं आपको, ये जो अपन ने गिनी है ना, ये साइकिल कितने दिन की ली है अपन ने, 28 to 29 डेज की ली है। और ये तो आइडियल होती है फीमेल के अंदर, ये जो साइकिल चलती है इतने दिन के, 28 से 29 दिन की, ये तो आइडियल होती है। लेकिन इंडिया के अंदर 99.9% फीमेल्स के अंदर ये जो साइकिल है 28 से 29 डेज की चलती नहीं। किसी के अंदर 2 दिन कम की चलेगी, तो किसी के अंदर 2 दिन ज्यादा की चलेगी, और किसी के अंदर 35 दिन की साइकिल चल रही है, 35 डेज की, और किसी के अंदर अगर वीक है, कोई फीमेल अगर वीक है तो इसके अंदर 40 डेज की साइकिल चल रही है। कोई फीमेल की अगर हेल्थ खराब है तो उसके अंदर अलग साइकिल चल रही है। तो ये आइडियल तो चलती नहीं। तो मान लो कोई 28-29 दिन के हिसाब से अपनी गिन के बैठे, ठीक है, 28-29 दिन की साइकिल चलेगी भाई, 10वें और 17वें दिन क्या कर लेंगे अपन, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, वो सोच के बैठे ये, ठीक है। और साइकिल चल गई मान लो 35 डेज की, 35 दिन की साइकिल चल गई, ठीक है, सारी गणित खराब हो गई ना उनकी। जो वो 12वां दिन सोच के बैठे हैं वो क्या निकलेगा, उनका 14th डे निकल जाएगा। जो वो 10वां दिन निकल के बैठे हैं वो उनका 16th डे निकल जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस पूरे हैं। तो इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, ठीक है, हाई चांसेस, हाई फेलियर चांसेस, ठीक है। तो भैया सबसे खराब मेथड है, नेचुरल तरीका है, लेकिन ये मेथड अच्छा नहीं है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट जो मेथड है वो देखते हैं भाई, नेक्स्ट जो मेथड है वो देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, विड्रोवल मेथड। कौन सा है, विड्रोवल मेथड। इसके अंदर क्या होगा, इसको और क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्ट्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और विड्रोवल मेथड या फिर कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मेल पार्टनर जो है ना, हाँ मेल सही स्पेलिंग सही लिख रहा है, मेल पार्टनर जो है वो क्या करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल पार्टनर को ये लगेगा कि इजाकुलेशन होने वाला है, सीमन जो है वो इजाकुलेट होने वाला है, तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पीनस को क्या है, विड्रॉ कर लेगा, बाहर निकाल लेगा, और जो है इजाकुलेशन जो है वो बाहर निकालेगा, ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। तो ये तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीका भाई, स्पर्म अंदर गया नहीं, तो क्या है,
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो आपने कहा ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, तो मैंने कहा ये बहुत ही खराब तरीका है, ये भी बढ़िया तरीका नहीं है। तो आपने कहा कि कैसे नहीं है बढ़िया तरीका, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि सीमन तो बाहर निकला है, सीमन तो बाहर निकला है, ठीक है, सीमन अंदर गया ही नहीं, तो कैसे प्रेगनेंसी होगी। तो मैंने कहा अब बताते हैं आपको कैसे प्रेगनेंसी होगी। आ जाओ जी, इधर आओ, ठीक है, इधर देखो, ठीक है, ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। यहां से जब उसको लगा, मेल पार्टनर को जब लगता है कि उसको इजाकुलेशन होने वाला है, उससे पहले, इजाकुलेशन से कुछ पहले कुछ फ्लूइड बाहर आता है, कुछ फ्लूइड जो है वो बाहर आता है, ठीक है। इजाकुलेशन से पहले कुछ फ्लूइड जो है वो बाहर आता है, और उस फ्लूइड में स्पर्म के होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इजाकुलेशन से पहले जब मेल पार्टनर को लगता है कि भाई इजाकुलेशन होने वाला है, उससे पहले कुछ फ्लूइड बाहर आता है, और उस फ्लूइड के अंदर चांसेस होते हैं कि स्पर्म है, ठीक है, कुछ स्पर्म है, ठीक है। और आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए, कुछ स्पर्म निकल दे, कुछ स्पर्म अगर होंगे उस फ्लूइड के अंदर, और एक स्पर्म भाग भागकर ओवम के पास पहुंच गया, ओवम के पास पहुंच गया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। आप सोचकर बैठे थे कि हमने तो पेनिस जो है वो विड्रॉ कर लिया था, सीमन तो बाहर निकाला है, ठीक है, अपन ने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर निकाला ही नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन प्रेगनेंसी हो जाएगी, और सारी गणित जो है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। आपको बच्चा नहीं चाहिए था, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, लेकिन प्रेगनेंसी तो हो गई, ठीक है। तो ये भी क्या है, खराब मेथड है, इसका भी फेल होने के चांसेस है जी, ठीक है। तीसरा जो मेथड है, ठीक है, थोड़ा पसीना गिर गया यार, इसको पूछ लेता हूं मैं पहले स्क्रीन पर, बहुत गर्मी है यार। चलो, तीसरा जो तरीका है वो क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये भी क्या है, नेचुरल तरीका है। देखो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर जब तक जो फीमेल है, ठीक है, वो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करती रहेगी, तब तक क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो क्या है, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या, ओवम नहीं आएगा, ओवम नहीं आएगा तो भाई क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो बस ये तो अपन को चाहिए, प्रेगनेंसी तो नहीं, अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ, देखो कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कोई मदर है, कोई लेडी है, कोई फीमेल है, वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, उसका फर्स्ट बेबी हुआ है, फर्स्ट बेबी उसको हुआ है, ठीक है, फर्स्ट बेबी हुआ है। बेबी होने के बाद में आप सबको पता है क्या होता है, क्या, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, लैक्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जी, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लैक्टेशन मतलब मिल्क जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जब तक वो मिल्क बनता रहेगा, जब तक उस फीमेल के अंदर मिल्क बनता रहेगा, तब तक क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है। जब तक मिल्क बनता रहेगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम बाहर नहीं आएगा, ओवम बाहर नहीं आएगा तो क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। कितने दिन तक चलता है भाई ये खेल, ये चलता है 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 मंथ तक क्या है, लैक्टेशन चलता है। लैक्टेशन कितने दिन चलता है, 6 मंथ तक, ठीक है। मतलब जब डिलीवरी हुई उसके बाद में 6 महीने तक क्या है, जो मदर है वो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करती रहती है, देखा, और दूध क्या है, मिल्क जो है वो बनता रहता है। तो जब तक मिल्क बनेगा तब तक क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नहीं चलेगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो ओवम, जो ओवम है, ओव्यूलेशन है वो नहीं होगा, ओवम बाहर नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कोई 2 ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, मान लो ब्रदर सिस्टर हैं, उनके बीच में कम से कम गैप कितना होगा, कम से कम गैप कितना होगा, 15 महीने का तो कम से कम गैप होगा। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे पता लगेगा हमें, ठीक है, आप बता दें, आ जाओ जी। फर्स्ट बेबी है, ठीक है, वो क्या है, उसकी डिलीवरी हुई तो उसके 6 महीने बाद तक, 6 मंथ तक तो क्या रहेगा, 6 मंथ तक तो क्या रहेगा, लैक्टेशनल एमेनोरिया रहेगा, लैक्टेशन होता रहेगा। और लैक्टेशन जब तक होता रहेगा तो 6 महीने तक क्या नहीं चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होगी जी, ठीक है। तो 6 महीने तो सेफ हो गई ये, ठीक है। उसके बाद में 6 महीने बाद क्या हुई, 6 महीने के बाद में क्या हुआ, प्रेगनेंसी हुई, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में कितने महीने लगेंगे भाई, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ प्लस कर दो 9 मंथ। अब 9 महीने बाद में क्या हुआ, सेकंड बेबी जो है वो डिलीवर हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट बेबी, पहला जो बच्चा है और जो दूसरा बच्चा है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने महीने का हो गया, 9 और 6 कितना होते हैं, 15 मंथ्स का। कितने,
15 महीने का गैप तो कम से कम होगा, ठीक है। जो पहले के बच्चे हैं ना उनमें देखना आप, ठीक है, अगर लगातार बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें भी आप देख लेना। आजकल तो 3-4 साल का गैप रखते हैं लोग जो मदर फादर है, ठीक है, लेकिन पहले जो है, पहले के वाले बच्चों में देखना उनके अंदर कम से कम गैप आपको 15 महीने का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दो जो भाई बहन है या फिर भाई भाई हैं या फिर बहन बहन है, उनके अंदर आपको 15 महीने का गैप तो कम से कम देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया ये भी क्या है, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन कुछ ये भी क्या है, इसके भी फेल होने के चांसेस है। कैसे फेल होने के चांसेस है? कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनकी हेल्थ थोड़ी वीक है, हेल्थ थोड़ी वीक है, तो वीक हेल्थ है तो क्या 6 महीने तक उनके अंदर लैक्टेशन नहीं होता, 5-4 महीने में ही उनके अंदर लैक्टेशन खत्म हो जाएगा। लैक्टेशन खत्म हो गया, आप तो 6 महीने का हिसाब लेकर बैठे हो, लैक्टेशन उनमें पहले खत्म हो गया, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं जी, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपकी गणित तो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीके थे। कौन कौन से तरीके थे नेचुरल? पहला मैंने आपको बताया कौन सा, रिदम पीरियड, रिदम मेथड या फिर पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 10th डे से लेकर 17th डे के बीच में क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या है, विड्रोवल मेथड या फिर कोइटस इंटरप्ट्स। इसके अंदर क्या है, मेल पार्टनर अपना क्या है, पेनिस जो है वो इजैकुलेशन से पहले जस्ट पहले क्या है, विड्रॉ कर लेगा, ताकि क्या है, सीमन जो है वो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ना निकले, ठीक है। और फिर तीसरा तरीका बताया मैंने आपको, क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। इनके अंदर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, ठीक है, नेचुरली है, तो इसलिए नेचुरल मेथड बोल दिया इनको। चलो अब बात करते हैं किसकी, बैरियर मेथड की बात कर लेते हैं। चलो बैरियर मेथड, बैरियर मेथड नाम से पता लग रहा है कि कोई दो चीजों के बीच में बैरियर लगाना है, दो चीजों के बीच में क्या लगाना है, बैरियर लगाना है, ठीक है जी। अब ये दो चीज क्या है, स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम के बीच में बैरियर लगा देंगे तो क्या होगा, स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी जी। तो ये तो अपन को चाहिए, प्रेगनेंसी तो नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। तो क्या बैरियर मेथड है, तो बैरियर मेथड के अंदर क्या होगा, इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। बैरियर की हेल्प से स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोका जाता है। अब ये बैरियर मेथड कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो बैरियर मेथड के अंदर पहला है कॉन्डम्स, ठीक है। दूसरा क्या है, फेम शील्ड, फेम शील्ड भी बोलते हैं इसको, फीमेल कॉन्डम भी बोलते हैं, और इसको क्या है, फेमीडोम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और क्या है, सर्वाइकल कैप है, और क्या है, डायफ्राम है, और क्या है, वोल्ट है। तो ये क्या है, बैरियर मेथड है। कौन कौन से हो गए, कॉन्डम्स, दूसरा क्या हो गया, फेम शील्ड, ठीक है, या फिर फीमेल कॉन्डम, या फिर इसको फेमीडोम भी बोला जाता है, और इसको वोल्ट्स हो गए, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, डायफ्राम हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए। अब एक एक को देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो पहले बात करें कॉन्डम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्डम्स भाई मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि ये एक तो कॉन्डम हो गया है, दूसरा फेम शील्ड, ठीक है, फेम शील्ड इसको फीमेल कॉन्डम ही है ये भी, ठीक है। तो कॉन्डम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। किससे बना हुआ होता है ये, रबर या फिर लेटेक्स शीट से, ठीक है, थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट से ये बना हुआ था, या तो थिन रबर का बना हुआ होगा या फिर लेटेक्स शीट का ये बना हुआ होगा, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, ये डिस्पोजेबल होता है। क्या होता है, डिस्पोजेबल होता है, मतलब एक बार यूज करो उसके बाद में फेंकना है, एक बार यूज करो उसके बाद इसको फेंक देना है, डिस्पोजेबल होता है। और क्या है, सेल्फ इंसर्टेड होता है, ठीक है, एक मतलब खुद ही इसको इंसर्ट कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की, किसी प्रोफेशनल नर्स की सहायता नहीं लेनी, ठीक है, कॉन्डम के लिए खुद ही इंसर्ट कर सकते हैं। और क्या है भाई, खुद ही इंसर्ट कर सकते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा, तो प्राइवेसी भी प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है भाई, खुद ही इंसर्ट कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं लगेगा तो क्या, प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, तो प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है भाई, इसकी बहुत खास बात ये क्या है, प्रिवेंट एसटीडीज, ठीक है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनसे भी ये बचाता है। क्यों, कैसे बचाता है भाई, क्योंकि मेल और फीमेल के फ्लूइड जो है वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, बीच में क्या है, बैरियर आ गया, ठीक है। तो उससे क्या है, प्रिवेंट भी हो जाती है, एसटीडी भी क्या है, प्रिवेंट हो जाती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो भी नहीं फैलती। तो ये इसका एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है कॉन्डम्स का, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डायफ्राम की, सर्वाइकल कैप्स की और वोल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए आते हैं भाई, ये सिर्फ फीमेल्स के आते हैं। कॉन्डम्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स हैं ये सिर्फ फीमेल के लिए आते हैं। और ये रबर के बने हुए होते हैं, वो रबर और लेटेक्स दोनों का हो सकता है, ठीक है, या तो रबर का होगा या फिर लेटेक्स का, ये सिर्फ रबर के होते हैं, ठीक है, रबर के बने होते हैं। और ये रीयूजेबल होते हैं। कॉन्डम्स जो वो डिस्पोजेबल थे, एक बार यूज किया और फिर फेंक दिया, इनको रीयूज किया जा सकता है, एक बार यूज किया वापस यूज कर लो, एक बार यूज किया दूसरी बार वापस यूज कर लो, ठीक है। चलो अब बात करेंगे, अपन ने बात कर ली किसकी,
बैरियर मेथड की बात कर ली, जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्डम, फेम शील्ड, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वोल्ट बता दिए। इसके अंदर क्या है, ओवम और जो स्पर्म है उसकी फिजिकल मीटिंग को रोका जाता है बैरियर लगाकर बीच में, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे अब केमिकल मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो केमिकल मेथड्स के अंदर क्या है, केमिकल्स यूज करेंगे जी, सिंपल सी बात है, केमिकल यूज करेंगे। तो केमिकल यूज करेंगे, केमिकल कौन सा यूज करेंगे, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। क्या है केमिकल्स, क्या बोलेंगे, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स बोलेंगे। स्पर्मिसाइडल मतलब क्या है, स्पर्म को किल कर देगा, क्या कर देगा, स्पर्म को किल कर देगा, ठीक है। स्पर्म जैसे ही यूट्रस के अंदर गया उसको क्या है, किल कर दिया। अब स्पर्म को बेचारे को मार दिया तो स्पर्म जो है ओवम के पास जा नहीं पाएगा, क्योंकि तो स्पर्म तो मर चुका है, वो जा नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा ओवम से, मिला नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। यही तो अपन को चाहिए भाई, यही तो अपन को चाहिए, ठीक है। और ये अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, ये जो स्पर्मिसाइडल जो एजेंट्स है, जो केमिकल्स हैं, वो किसकी फॉर्म में अवेलेबल है, जेलीज की फॉर्म में, क्रीम्स की फॉर्म में अवेलेबल है, फोम की फॉर्म में, और वेजाइनल टैबलेट की फॉर्म में ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो भाई सिट्रिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है और जिंक सल्फेट होता है। इनके अंदर कौन कौन से केमिकल कंटेन होते हैं, दीज कंटेन केमिकल्स लाइक सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड और जिंक सल्फेट, ये इनके अंदर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, किल द स्पर्म, स्पर्म को क्या है, मार देते हैं, ठीक है। स्पर्म को मार देंगे तो क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये तो अपन को चाहिए। चलो फिर बात करते हैं अपन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, शॉर्ट में इनको बोलते हैं आईयूडीज। क्या बोलते हैं, आईयूडीज। यहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है यार, ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, आईयूडीज, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में खास बातें वो पहले पढ़ लेते हैं। तो दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस। इनको खुद नहीं लगा सकते अपन, आईयूडी जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, इनको खुद नहीं लगा सकते। इनके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो डॉक्टर्स या फिर जो एक्सपर्ट नर्सेस हैं, ठीक है, डॉक्टर्स लगा सकते हैं ये, और या फिर एक्सपर्ट नर्सेस जो है वो यूट्रस में इनको लगाएंगी, ठीक है, ठीक है। दीज डिवाइसेस, जो ये डिवाइसेस जो है उनको इंसर्ट किया जाएगा बाय डॉक्टर्स लगाएंगे, या फिर जो एक्सपर्ट नर्सेस हैं वो इनको यूट्रस में लगा देंगी। जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का नाम से पता लग रहा है, इंट्रा अंदर, ठीक है, यूट्राइन मतलब यूट्रस और डिवाइस मतलब डिवाइस, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के यूट्रस के अंदर डिवाइस लगाया जाएगा, और वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, या तो डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स, ठीक है। IUDs इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो स्पर्म जो है उनकी स्पर्म जो है यूट्रस के अंदर जाएगा, तो ये जो IUDs हैं क्या करेंगी, उनकी फेगोसाइटोसिस जो है उनको बढ़ा देंगी, उनको इंक्रीज कर देंगी, उन स्पर्म को मार देंगी, उनको कमजोर कर देंगी उन स्पर्म को। तो उनको ये मार देंगी तो क्या है, स्पर्म जो है वो ओवम के पास जा नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। या फिर उनको इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि वो पहुंच भी जाएं तो क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाए, उनकी इतनी हिम्मत ना हो कि वो फर्टिलाइजेशन कर दें, ठीक है। क्या दूसरा तीसरा पॉइंट है, सप्रेस मोटिलिटी, ठीक है, उनकी भागने की जो क्षमता है उसकी मोटिलिटी जो है उसको कम कर दिया जाएगा, उसको इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि बेचारा जो स्पर्म जो है वो दौड़ रहा था, उसकी भागने की क्षमता एकदम से खराब कर दी, वो भाग नहीं पाएगा। और अगर वो चल के धीरे धीरे चल के भी अगर पहुंच जाए ओवम के पास में, अगर पहुंच जाए तो उसको इतना कमजोर कर रखा है कि वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर सकता अब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है उसकी वो सप्रेस कर दी गई उस स्पर्म की। तो ये आईयूडीज ये काम करती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और गैप बिटवीन चिल्ड्रन, ठीक है। अपन ने आईयूडीज की बात करी थी, कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स की, जो आइडियल जिनको बोल सकते हैं। तो आईयूडीज जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, इनको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना गया है। इनको क्या माना गया है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना गया है। किसके लिए, फीमेल्स के लिए इनको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना गया है। कौन सी फीमेल्स के लिए माना गया है जी, उन फीमेल्स के लिए जिनको क्या है, कुछ समय के लिए क्या है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या फिर दो बच्चे हैं उनके बीच में गैप चाहिए कि भाई हमें 2-3 साल का गैप चाहिए, तो वो क्या है, आईयूडीज का यूज लेती हैं, ठीक है। चलो उनके लिए क्या है, यह आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना गया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कौन सा है, आईयूडीज ही है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये बात आपको पता लग गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के कौन कौन से टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला टाइप है भाई नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। क्या नाम है, नॉन
नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये क्या कर देता है, जो स्पर्म है उसका फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देगा, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, स्पर्म को या तो मार देगा या फिर उसको कमजोर कर देगा, ठीक है, फेगोसाइटोसिस कर देगा स्पर्म का। एग्जांपल क्या है इसका, लिपेज लूप, अब स्पर्म को कमजोर कर दिया गया बेचारे को, तो वो पहुंच नहीं पाएगा, ओवम के पास में पहुंचेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी भाई, ठीक है, ये अपन को चाहिए। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का आपको एग्जांपल पूछे तो आप बता देना लिपेज लूप, क्या बता देना, लिपेज लूप, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल क्या जाएगा, लिपेज लूप, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, दूसरी कौन सी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, नाम से पता लग रहा है कि ऐसी आईयूडी, ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कॉपर रिलीज करता हो, क्या करता, रिलीज करता हो, कॉपर रिलीज करता हो, और इस कॉपर से क्या होगा, ये कॉपर जो है ये क्या करेगा, स्पर्म को मार देगा, किल कर देगा, या तो मार देगा या फिर उसकी स्पर्म की मोटिलिटी जो भागने की क्षमता उसको कम कर देगा। अगर वो धीरे धीरे पहुंच भी गया है ओवम के पास में चल चल के, तो उसको इतनी कमजोर कर देगा, उसको इतना कमजोर कर देगा कि वो बेचारा फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओवम को, ठीक है। तो क्या कहें, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, रिलीज सीयू आयंस, कॉपर आयंस को रिलीज करेगा, ठीक है, इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर, विच सप्रेस, जो कॉपर आयन है वो क्या करेगा, सप्रेस करेगा, क्या है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगा, भागने की क्षमता को सप्रेस कर देगा, और देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवम, और अगर वो पहुंच भी जाए तो उसकी जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन करने की ओवम को, वो क्या है, खत्म कर देगा, कौन, कॉपर आयन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कौन से हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जांपल क्या है, वो है कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी, टी शेप की आएगी भाई, ऐसी टी शेप की होती है, ठीक है, इसको यूट्रस में लगा दिया जाता है, यूट्रस के अंदर इसको लगा दिया जाता है, और ये फिर क्या है, कॉपर आयंस को रिलीज करती रहती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, उसके बाद में क्या है, स्पर्म आएंगे, कॉपर आयन रिलीज निकलते रहेंगे, कॉपर आयन जो है वो स्पर्म को मार देंगे, तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, कॉपर टी CU7 मल्टीलोड 375, तो ये तीन हो गए, कौन से, कॉपर टी CU7 और मल्टीलोड 375 375, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो तीसरा वो क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि भाई ऐसी आईयूडी, ऐसे यूट्राइन डिवाइसेस जो हार्मोन निकालते हो, जो हार्मोन रिलीज करते हो, कौन से हैं ऐसे जी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इंक्लूड प्रोजेस्टेरोन आईयूडी, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेंगे, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतना निकाल देंगे कि इतना हार्मोन निकाल देंगे कि इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा यूट्रस के अंदर, क्या है, इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी जी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, प्रोजेस्टासर्ट और लेवोनोजेस्ट्रोल और LNG20 इसके एग्जांपल है, ठीक है, इसके एग्जांपल याद रखना, ये दो एनसीईआरटी के अंदर रहेंगे, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है लेकिन इसको याद रखना भाई, ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट, लेवोनोजेस्ट्रोल, ठीक है, और LNG20, ये तीन एग्जांपल हैं इसके। अब ये क्या करता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो यहां से ध्यान से सुनना, दीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर, ठीक है, यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है, ये जो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है, यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है, किस चीज के लिए, इंप्लांटेशन के लिए, क्या बना देगी, अनसुटेबल बना देगी। और क्या है, चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल का जो सर्विक्स का जो म्यूकस है, सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको चेंज कर देगी, ठीक है, सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, स्पर्म के लिए जो सर्विक्स है उसको होस्टाइल बना देगी, मतलब उसका विरोधी बना देगी, स्पर्म का विरोधी बना देगी, स्पर्म को आगे नहीं जाने देगा। देखो दिखाऊं आपको कैसे बना देता है, वो दिखा देता हूं आपको। ये मान लो क्या है, सर्विक्स है, ये क्या है, सर्विक्स है, यहां पर क्या है, म्यूकस भरा हुआ है, यहां पर क्या है, म्यूकस भरा हुआ है, म्यूकस भरा हुआ है, स्पर्म आएगा, ठीक है, स्पर्म को ये आगे जाने ही नहीं देगा, ये म्यूकस जो है वो स्पर्म को आगे नहीं जाने देगा, इतना म्यूकस इकट्ठा कर देगा सर्वाइक्स के अंदर कि ये स्पर्म जो है उसको आगे नहीं जाने देगा, स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो ओवम से नहीं मिल पाएगा, तो क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये अपन ने पढ़ा, ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़े, अपन ने ये बैरियर मेथड के, सॉरी आईयूडीज के क्या टाइप्स पढ़े अपन ने, क्या आईयूडीज के इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस हैं उनके अपन ने ये टाइप्स पढ़ लिए। फिर बात करेंगे अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, जो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो सबकी अटेंडेंस जो मुझे दिख जानी चाहिए, रोल नंबर जिनको अलॉट हो गए हैं वो रोल नंबर लिखना, ठीक है, और जिनका नाम, जिनको अभी नहीं अलॉट हुए वो अपना नाम लिख देना, ताकि मैं कमेंट सेक्शन में आपको रोल नंबर दे दूँ आपका, ठीक है। और जिस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।